हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। आपके अपने नव कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक एक्सप्लेनेशन किया था क्लैबिंग इनकम का, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन आंसर, अलग अलग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उसको क्वेश्चन को हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे, हमारा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को कमेंट्स शेयर लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज हम अपने वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शाहरुख ट्रांसफ़र हिज इनकम टू हिज फ्रेंड्स सलमान। शाहरुख ट्रांसफ़र टू हिज फ्रेंड्स सलमान को क्या कर रहा है, अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है। विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स देन सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ। यानी क्या बोल रहा है ये कि शाहरुख ने संपत्ति हस्तांतरण किए बिना, अपनी कोई भी संपत्ति को हस्तांतरण किए बिना अगर अपनी आय अपने मित्र सलमान को हस्तांतरण कर दी तो यह आय कर योग्य होगी। किसकी? देखो फ्रेंड्स, हमने जो क्लैबिंग इनकम वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली ऐसे बताया था कि अगर हम बिना संपत्ति के हस्तांतरण किए बिना अगर हम आय का हस्तांतरण कर देते हैं तो जो हस्तांतरण करने वाला जो संपत्ति का जो एक्चुअल जो भी उसका ओनर होता है वो उसका क्या होता है, उसकी आय को ही उसकी आय में ही हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किसकी आय में टैक्सेबल होगी? वो शाहरुख की, सलमान की, दोनों के बराबर की या कर मुक्त मतलब एग्जेम्प्ट। तो इसमें जो कौन अपनी संपत्ति का बिना आय के ट्रांसफर कर रहा है, शाहरुख कर रहा है, तो शाहरुख के आय में क्या होगी, ये टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवोकेबल ट्रांसफ़र। यानी कि निम्न में से कौन सा खंडनीय हस्तांतरण है। खंडनीय यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर हम अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खंडनीय हस्तांतरण बोलते हैं। यानी कि लीज पे देते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझो फ्रेंड्स कि अगर हम अपनी असेट्स को कोई भी लीज पे अगर अदर पर्सन को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे क्या होगी, मतलब कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, रिवोकेबल ट्रांसफ़र, यानी कि खंडनीय हस्तांतरण उसको माना जाएगा। तो ये बोल रहा है कि किस को खंडनीय हस्तांतरण किसे कहती है, यानी में कौन सा है जो खंडनीय जो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफ़र एंड असेट्स फॉर लाइफ टाइम। अगर हम जीवन भर के लिए संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स फॉर लाइफ टाइम एंड इनडेक्वेट कंसिडरेशन। यानी कि अपर्याप्त प्रतिफल के लिए अगर जीवन भर के लिए हस्तांतरण कर रहे हैं तो उसको शामिल करेंगे। या फिर ट्रांसफ़र एंड असेट्स फॉर 10 ईयर, यानी 10 वर्षों के लिए। अगर देखो फ्रेंड्स, हमने क्या बताया था कि कुछ टाइम पीरियड के अगर हम अपनी संपत्ति का अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें कुछ समय के लिए, यानी 10 वर्ष के लिए, जीवन भर के लिए नहीं फ्रेंड्स। इसमें हम जीवन भर के जगह पर 10 ईयर्स के लिए अगर कोई भी असेट्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफ़र, यानी खंडनीय हस्तांतरण उसको हम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इन विच सिचुएशन प्रोविजन ऑफ क्लैबिंग विल अप्लीकेबल। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आप जो भी ऑप्शन ये पहले ये लगे हुए हैं तो ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है थी, जो भी पहले मैंने की थी। तो उसके लिए जो मैंने तैयारी की थी तो उसके लिए मैंने पहले ये यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं। तो इसको आप मतलब ऐसे मत सोचना कि भाई जैसे पहले लगा रखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने पहले तैयारी की थी तो उस समय मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो भी मेन पॉइंट और जो भी मैंने टाइम सेव हो लास्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर के टाइम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो कि इन विच सिचुएशन प्रोविजन ऑफ क्लैबिंग विल अप्लीकेबल।
यानी कि कौन सी परिस्थिति में आय के मिलान के प्रावधान लागू होंगे। आय के जो मिलान के प्रावधान कौन सी कंडीशन में हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। ए है और ट्रांसफर ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स, यानी कि बिना संपत्ति हस्तांतरण के आय के हस्तांतरण। यदि हमने पढ़ी थी कि क्लेबिंग इनकम में अगर बिना संपत्ति का हस्तांतरण के अगर आय का हस्तांतरण अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्लेबिंग इनकम में क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे, उस पर अप्लीकेबल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वो सेकंड नंबर है कि ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स फॉर इनडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी पर्याप्त प्रतिफल के संपत्ति का हस्तांतरण। देखो फ्रेंड्स, हमने एक छोटी गलती ही हमारे क्वेश्चन को मतलब रॉन्ग करवा सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो हमने पर्याप्त प्रतिफल नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा है कि पर्याप्त प्रतिफल के लिए संपत्ति का हस्तांतरण नहीं फ्रेंड्स, इसमें हम अपर्याप्त प्रतिफल के अगर संपत्ति का, जैसे मैंने बताया था ना आपको, अगर 10,000 की कोई भी अगर असेट्स है तो उसको अगर हम 7,000 में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम इसमें शामिल करेंगे क्लेबिंग इनकम में। लेकिन अगर इसमें बोल रहा है कि पर्याप्त प्रतिफल, ये आप ध्यान देने की बात है कि पर्याप्त प्रतिफल अगर दे रखा है संपत्ति के हस्तांतरण में तो उसको हम इसमें क्लेबिंग इनकम में जो प्रोविजन उसमें लागू नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं ये है कि मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे जो द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट्स में हमें कमेंट्स ज़रूर लिखना, जो भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो। ओके फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी ऑफ द वाइफ विल बी नोट क्लेब इन द हैंड ऑफ द हस्बैंड, मतलब पत्नी का वेतन पति के हाथ में जोड़ा जाएगा यदि, क्या हमने बताया था ना, अगर पत्नी अगर खुद की मतलब कोई भी अगर प्रोफेशन से या फिर टेक्निकल से अगर नॉलेज से अगर कोई भी सैलरी अर्न करती है तो उसको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अब देखो, पति हस्बैंड डज नॉट हैव सस्टेनेंस इंटरेस्ट ऑन सच कंसर्न, यानी पति के उस संस्थान में सारवान हित नहीं हो। अगर पति का सारवान हित अगर उसमें नहीं है तो उसकी जो पत्नी द्वारा कमाया गया वेतन जो पत्नी के हाथ में जोड़ा जाएगा, पति के हाथ में नहीं जोड़ा जाए। तो ये वाला करेक्ट आंसर। सेकंड है वाइफ हैविंग टेक्निकल नॉलेज, यानी पत्नी के पास अगर तकनीकी कोई भी स्किल खुद की सेल्फ स्किल से, यानी खुद के सेल्फ प्रोफेशन से अगर कोई भी सैलरी अगर अर्न करती है तो उसको पत्नी की ही इनकम में इंक्लूड होगी, हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, तो ये इसका आंसर इज द करेक्ट, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेबिंग ऑफ द इनकम विल बी एप्लीकेबल, निम्न में से किस दशा में आय के मिलान के प्रावधान लागू होंगे। ये है कि इनकम ट्रांसफ़र विद असेट्स, यानी आय के साथ संपत्ति का अगर हस्तांतरण करें, नो ऐसे नहीं होगा। असेट्स ट्रांसफ़र टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी बिना अपर्याप्त प्रतिफल का अगर जीवन साथी, देखो हमने पढ़ा था ना, अगर अपर्याप्त प्रतिफल के अपने जीवन साथी अपने स्पाउस या फिर अपने पुत्र वधू जो अपनी सन वाइफ है उसको अगर संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे तो उसके ऊपर जो क्लेबिंग इनकम के है वो प्रावधान क्या होंगे, लागू होंगे। तो इस पे क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे थर्ड वाला आंसर भी हम देख लेते हैं कि बिना आय की संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब बिना आय के, हमने ऐसे पढ़ा था कि बिना संपत्ति के आय का हस्तांतरण करते हैं, तो ये इसका रॉन्ग है, ये इसमें रिवर्स दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस द बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि पप्पू इज द माइनर विल लॉटरी, मतलब पप्पू क्या है, एक अवयस्क है, 18 साल से कम है, माइनर चाइल्ड है, तो उसकी लॉटरी से अगर जीतेगा तो उसकी किस में आय में इंक्लूड होगी, उसके माता पिता की हाथ में क्या होगी, जुड़ेगी वो। क्लब इनटू हैंड ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी माता पिता के हाथ में जुड़ेगी, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। नथिंग शैल बी क्लब, उसका आय का मिलान नहीं किया जाए, ये बात गलत है, पूर्णतः एडजेम्प्ट होगी, ये नहीं है बच्चे। तो इसमें क्या है कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पप्पू हु इज द माइनर विनिंग इज अ प्राइस इज अ डांस, देखो अभी डांस आ गया, मतलब खुद की जो स्किल से अगर कोई भी अर्न अगर करता है इनकम को तो उसको किस में शामिल किया जाएगा, तो उसमें उसकी आय का मिलान नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर इज द बी, मतलब कि उसकी खुद की आय में जोड़ा जाएगा, किसी की आय में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। पिंकी ने ब्याज की आय कमाई है, वह अवयस्क और शादीशुदा है, तो वह आय के हाथों में कर योग्य होगी।
मतलब पिंकी है, ये पिंकी वाले जो माइनर चाइल्ड है दोनों की सेम ही हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन है कि अगर कोई भी अवयस्क है, माइनर है और वो मैरिड है अगर, तो उसकी जो अवयस्क जो बच्चा है वो माइनर जो चाइल्ड है उसके सेम कंडीशन में हम उसको टैक्सेबल होगी। तो किसकी होगी, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स के हाथ में क्या होगी, उसकी आय टैक्सेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको न्यू टॉपिक के लिए अगर आपको कोई भी वीडियो अगर चाहिए इनकम टैक्स की, तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।